हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो अभी एक बहुत ही लुक्रेटिव वैकेंसी आई है। पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में ग्रेड ए ऑफिसर, जिसे असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं, उसकी वैकेंसी आई है। तो आप में से कई लोग अब सोच रहे होंगे कि पीएफआरडीए क्या है। बेसिकली जैसे आरबीआई होता है जो कि इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करता है, सेबी होता है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, उसी तरह इंडिया के पेंशन सेक्टर को पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। तो बेसिकली काफ़ी बढ़िया वैकेंसी आई है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन किन लोगों को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये वैकेंसी आई थी 2022 में, तो मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा पर्सपेक्टिव मैं आपको बताऊंगा कि कैसा एग्ज़ाम होता है, किन किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा नोटिफिकेशन। तो जो वैकेंसीज़ आई हैं, बेसिकली हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे जनरलिस्ट पोस्ट पे। और भी स्पेशलिस्ट पोस्ट भी आई हुई हैं कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीम्स को लेके। तो आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा नोटिफिकेशन। तो रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेड ए ऑफिसर्स है, असिस्टेंट मैनेजर। तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, पहले आप देख सकते हैं। जनरलिस्ट है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, आईटी, रिसर्च, इकोनॉमिक्स, रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, एक्चुअरी, लीगल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। तो ये सारी वैकेंसीज आई हैं। बेसिकली जो मैं कंसंट्रेट करूँगा वो जनरलिस्ट पोस्ट पर ही करूँगा ज़्यादा। बाकी स्पेशलिस्ट पोस्ट आई थिंक आप लोग जो भी रिलेटेड स्ट्रीम से होंगे वो समझ सकते हैं। तो अब सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है, आपको पता होना चाहिए जो आपकी डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की वो स्टार्ट हो चुकी है। तो 2 जुलाई से ऑलरेडी ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है लास्ट डेट टू अप्लाई। लास्ट डेट कौन सी अप्लाई करने की? 6 अगस्त। ये डेट को याद रखिए, क्योंकि आप में से कई लोग हो सकते हैं जो सोच रहे होंगे क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो ये याद रखिए, 6 अगस्त लास्ट डेट है अप्लाई करने की, उससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। तो जो फ़ेज़ 1 एग्ज़ाम है वो 6 सितंबर को होगा। जो लोग पहली बार ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम है वो 3 पार्ट्स में होगा। पहला होगा फ़ेज़ 1, फिर फ़ेज़ 2 और फिर इंटरव्यू। जो फ़ेज़ 1 होगा वो बेसिकली स्क्रीनिंग होगा, उसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फ़ेज़ 2 होगा अक्टूबर 6 को। उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो आगे चलते हैं। तो ये रही हमारी वैकेंसीज़। वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी वैकेंसीज़ आई हैं। जनरलिस्ट पोस्ट के लिए 28। आई डोंट थिंक इससे पहले 28 पोस्ट आई होंगी। अब कई लोग होंगे जो बैंक एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि वैकेंसीज़ काफ़ी कम है, या इवन आरबीआई या सेबी के लिए भी जो लोग बैठते हैं उन्हें भी लग रहा होगा कि वैकेंसीज़ काफ़ी कम है। बट आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑफिस सिर्फ न्यू दिल्ली में है। ठीक है। तो ये काफ़ी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये आप अपने आप में एक सेंस ऑफ प्राइड होगा कि आप इतनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन पाए हैं। मतलब जो कंपटीशन होगा वो कितना टफ होगा ये आप सोच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 28 पोस्ट हैं। अब कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं वो आपको दिख रहा होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 31 जुलाई। ये ध्यान में रखना है, 31 जुलाई तक आपकी ये क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए। तो ये याद रखिए, आपके पास मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन चलेगी। अब उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, सीधी सीधी सी बात है। अगर आपके पास कोई भी मास्टर्स डिग्री है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो अगर आपने लॉ में बैचलर्स डिग्री करी है, अगर आपने बीई बीटेक किया है, इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री करी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आपने अगर सीए कर रखा है, एसोसिएट या फेलो फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो आप देख सकते हैं। तो ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एसोसिएट कर रखा है, कंपनी सेक्रेटरी या फेलो कर रखा है, ये मेरे ख्याल से जिन्होंने किया हुआ है वो समझ सकते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है, थोड़ा सा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसे बीए है, बीकॉम है, ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आज की डेट में आप ध्यान रखिए। मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि बेसिकली आप ट्राई कीजिए कि आप मास्टर्स डिग्री कर लें। इससे आपके जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में अप्लाई करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ये और वैकेंसीज़ है, ये कम ही आई हैं। बाकी फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 2 वैकेंसीज़ हैं, आईटी में 2 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद रिसर्च इकोनॉमिक्स में 1 वैकेंसी है, रिसर्च स्टैटिस्टिक्स में 2 वैकेंसीज़ हैं, एक्चुअरी में 2 वैकेंसीज़ हैं, लीगल में 2 वैकेंसीज़ हैं, और राजभाषा में 1 वैकेंसी है।
और जो नेक्स्ट की पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा वो है आपकी एज लिमिट। देखिए बहुत ही क्लियर है, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनकी एज 30 ईयर्स चाहिए। क्लियर कट लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे इन्होंने कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़ी है। यू शुड बी बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 1995। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप 31 जुलाई 1995 को पैदा हुए हैं, जनरलिस्ट कैंडिडेट हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 1 अगस्त 1995 के बाद ही पैदा होना है, ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 1995। ठीक है, और उसके बाद बाकी के आप देख सकते हैं अदर कैटेगरीज़ को जो रिलैक्सेशन मिलती है। SC ST को 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, OBC को 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। OBC में आपको पता है अभी कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई भी थी थोड़े टाइम पहले रिगार्डिंग UPSC कैंडिडेट। तो ये जो OBC की क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं OBC में, आपको कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, कि आप ये देख सकते हैं कि आप क्रीमी लेयर को बिलोंग नहीं करते हैं, आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। उसके जो भी क्राइटेरिया हैं, ईयरली इनकम 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और जो भी क्राइटेरिया हैं वो आपको पता होने चाहिए। आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे मेंशन होना चाहिए दैट दिस कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर। अब आगे चलते हैं। एक सर्विसमैन अगर कोई है, उसको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, ये भी ध्यान में रखना है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन पे आ जाते हैं। मैंने जैसे आपको बताया 3 फेजेज़ में ये एग्ज़ाम होगा। जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो क्वाइट स्क्रीनिंग टाइप का होगा, कि जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। उसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, आप में से जितने लोगों ने बैंक के एग्ज़ाम्स दे रखे होंगे आपको पता होंगे, कोई इनफैक्ट कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं मोस्टली उसमें यही होता है, जो फेज़ 1 एग्ज़ाम होता है वो स्क्रीनिंग टाइप का होता है। उसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते। ठीक है, तो अब जो फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देख लेते हैं। पहले होगा पेपर 1। पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे आपसे, और आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके में स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर। तो आप जब प्रिपरेशन करेंगे, फाइनेंस के कुछ टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको। प्लस ध्यान रखिए, जो भी करंट अफेयर्स हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर, उसे आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसके लिए आपको क्यूमुलेटिव 60 मिनट्स मिलेंगे इस पेपर के लिए। और एक और पेपर होगा फेज़ 1 के अंदर ही, जिसमें आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। और आप उसमें देख सकते हैं आपको क्या क्या पूछा जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर। तो अब आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो लोग सेबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी एडवांटेज है। ठीक है, जो लोग सेबी ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एडवांटेज है, क्योंकि 90 to 95% सिलेबस दोनों का सेम ही है। सिर्फ एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर। ठीक है, सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, अदरवाइज बाकी का सारा सेम है टू सेबी ग्रेड ए पेपर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेगेटिव मार्किंग पता होनी चाहिए, 1/4 होती है, 0.25 मार्क्स कट जाएंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अब इसमें कुछ लोगों के डाउट होते हैं कि क्वालिफ़िकेशन कैसा होगा। अगर जिन लोगों ने सेबी का पेपर दिया होगा उनको पता होगा कि सेबी फेज़ 1 में एक बेंचमार्क सेट किया जाता है कि इतने परसेंट से ज़्यादा मार्क्स लेने होंगे आपको हर पेपर में। तो वो सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर फेज़ 2। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मेरिट पर बनेगी। जितनी वैकेंसीज़ हैं उसके प्रॉबेबली, जो मैंने देखा है, 20 टाइम स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं फॉर फेज़ 2। ठीक है, फेज़ 1 से फेज़ 2 में जितनी भी वैकेंसीज है उसके 20 टाइम सिलेक्ट किए जाएंगे। तो अगर जैसे 28 वैकेंसीज हैं तो अराउंड आप मान सकते हैं कि 800 900 या इवन 1000 के अराउंड स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब फेज़ 2 पर आते हैं। फेज़ 2 में 2 पेपर होंगे आपके। ये आपका मेक और ब्रेक फेज़ होगा। इसके मार्क्स काउंट होंगे इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो जो पहला पेपर होगा वो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होगा। जो पेपर 2 होगा वो सेम होगा जैसा कि फेज़ 1 में हुआ था पेपर 2। उसमें वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर। वेटेज भी देख लीजिए, जो इंग्लिश पेपर का वेटेज है वो 1/3 है, और जो पेपर 2 का वेटेज है वो 2/3 है। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने।
अब जितने लोग क्वालिफाई करेंगे फॉर इंटरव्यू वो प्रॉबेबली होते हैं वैकेंसी के 3 टाइम्स। वैकेंसी के 3 टाइम्स जो स्टूडेंट्स होंगे वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे वाया ईमेल। ठीक है, तो ये हो गया इंटरव्यू। और मेंस के जो मार्क्स है उसकी वेटेज भी आपने ध्यान में रखनी है। जो फेज़ 2 पेपर होगा उसकी वेटेज 85% होगी, जो इंटरव्यू लिया जाएगा उसकी वेटेज 15% होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ज़्यादा जो वेटेज है वो है फेज़ 2 पेपर की, बट इंटरव्यू को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। कई लोग जो बाउंड्री पे होते हैं उन लोगों के लिए मेक और ब्रेक हो जाता है इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, और कई लोग होते हैं जो इवन फेज़ 2 में ठीक मार्क्स ले लेते हैं बट इंटरव्यू डिजास्टर जाता है जिसकी वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। तो इंटरव्यू को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब आता है जिस चीज़ के लिए हम लोग इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, पे, सर्विस, अलाउंसेस, सैलरी आपकी क्या होगी। तो देखिए, सैलरी जो है रेगुलेटरी बॉडीज़ में वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। बड़े शहरों में आपने रहना होता है, अलाउंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको बड़े शहर का जो एक बर्डन होता है खर्चे का वो भी आपको इतना फील नहीं होता है। तो पहले देख लेते हैं प्रोबेशन। प्रोबेशन जो है वो आपका 1 साल का होगा। तो आपको पता ही होगा प्रोबेशन क्या होता है। प्रोबेशन बेसिकली आपका काम देखा जाता है 1 साल तक आप कैसा परफॉर्म करते हैं, और अगर आप सही अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको कन्फर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे आपको कन्फर्मेशन मिलेगी। अगर आप अच्छा नहीं करते हैं सेटिस्फैक्ट्री 1 साल के लिए, आपका जो प्रोबेशन है वो 1 साल से बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप सिलेक्ट हो गए तो आप ये नहीं मान सकते हैं कि अब मैं सिक्योर हो गया हूँ। कन्फर्मेशन के बाद ही आप सिक्योर होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आपकी सैलरी क्या होगी। आप सैलरी अब आप देख सकते हैं सब कुछ मिला के। बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको बहुत सेटिस्फाइड रखेगी। ठीक है, सारी अलाउंसेस वगैरह मिला के आपकी सैलरी बन रही है 1,57,000 पर मंथ अप्रॉक्स। तो 1.5 लाख की आपकी सैलरी होगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको दिल्ली में ही रहना होगा। अब कई लोग बोलते हैं कि ये क्या है, अगर सैलरी यहाँ पे 1,57,000 बोल रहे हैं तो ये 44,500 क्या है। बेसिकली ये आपकी बेसिक पे होती है, इसके ऊपर और अलाउंसेस जुड़ते हैं और फिर फाइनल आपकी सैलरी बनती है जो आपको दी हुई है 1,57,000। आई होप आप लोग सेटिस्फाइड होंगे इतनी सैलरी से। बट कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो PFRDA बोलता है अच्छा आप खुश नहीं हैं, कोई बात नहीं, हम आपको और भी चीज़ें देते हैं। और अलाउंसेस आप देख सकते हैं, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एजुकेशन अलाउंस। तो बेसिकली मतलब यहाँ पे अलाउंसेस ख़त्म नहीं होते हैं। मील अलाउंस, मील कार्ड, कंप्यूटर, फर्नीचर, आपको मतलब जो भी आप अलाउंसेस सोच सकते हैं वो सब आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं ये मेक श्योर करती हैं दैट यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का बहुत ध्यान रखती हैं। एम्प्लॉय टेक केयर करने में ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट हैं। अब नेक्स्ट आता है पोस्टिंग। पोस्टिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पे डिपेंड करता है कि इस जॉब के लिए किन किन को अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों के लिए ये सबसे बढ़िया जॉब रहेगी। तो फ़िलहाल के लिए इसका ऑफिस सिर्फ न्यू दिल्ली में है, तो न्यू दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग होगी। तो क्योंकि न्यू दिल्ली में होगी तो नॉर्थ रीजन से जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स हो सकती है, क्योंकि आपने पूरी लाइफ दिल्ली में ही रहना है, आप अपने घर के पास ही रहेंगे। अगर आप नॉर्थ रीजन से हैं, आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, राजस्थान, यूपी, तो आपने दिल्ली में ही रहना है। ठीक है, तो जो लोग नॉर्थ इंडिया से हैं उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट ये एग्ज़ाम सेंटर्स हैं फेज़ 1 के लिए। मोस्टली क्योंकि वैकेंसीज भी बहुत कम है तो आपको मोस्ट ऑफ द जो सिटीज़ हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, वो आपको स्टेट कैपिटल में ही मिलेंगी। कुछ एक आध सेंटर होंगे जो कि स्टेट कैपिटल नहीं होंगे, अदरवाइज़ बिग सिटीज़ होंगी तो वहीं पे होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फेज़ 2 के लिए और भी सेंटर्स कम हो जाते हैं। ये तो ऑलमोस्ट अब सारे स्टेट कैपिटल्स ही हो गए। एक दो है, एर्नाकुलम है, तो या फिर नागपुर है जो कि स्टेट कैपिटल नहीं है, बट ये बड़े सिटीज़ ही हैं। ठीक है, ठीक है। और जो अप्लाई करने की फ़ीस है वो
जनरल और ओबीसी के लिए है 1000 रुपीज़, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और विमेन के लिए नील है, ठीक है। तो अब आपको मेरा भी पर्सपेक्टिव बता देता हूँ फाइनल, जैसा कि मैंने बताया। ये एग्ज़ाम के लिए किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए? नंबर 1, जो नॉर्थ इंडिया से हैं, ठीक है, उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अभी इसका ऑफिस न्यू दिल्ली में ही है। कह रहे हैं कि शायद मुंबई में भी इसका ऑफिस खुलेगा, बट फ़िलहाल के लिए इसका ऑफिस न्यू दिल्ली में ही है। तो जितने भी सिलेक्ट होंगे उनकी पोस्टिंग न्यू दिल्ली में ही रहेगी। तो जो लोग भी नॉर्थ इंडिया से हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, न्यू दिल्ली में रहना होगा, घर के पास होगा, बहुत ही अच्छी सैलरी है, आपको किसी भी तरीके की डिससेटिस्फैक्शन आई डोंट थिंक होने वाली है, ठीक है। दूसरा, किन्हें अप्लाई करना चाहिए? जो लोग CB ग्रेड A की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो ज़रूरी अप्लाई करना चाहिए, एंड आई थिंक कि उनके टारगेट पे ये होगा ही होगा। इनफैक्ट वो तो वेट कर रहे होंगे कब इसकी वैकेंसी आएगी, और अब आ चुकी है तो वो लोग लग गए होंगे पूरी तरीके से। जो भी नॉर्थ इंडिया के लोग होंगे और CB के लिए तैयारी कर रहे होंगे वो लोग तो जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे अब, ठीक है। तो और किसे अप्लाई करना चाहिए? आई थिंक जिन्होंने बैंक एग्ज़ाम्स या इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं वो लोगों का नेक्स्ट टारगेट जो होता है वो रेगुलेटरी बॉडी ही होता है। तो जो भी बैंक में काम कर रहे हैं या इंश्योरेंस कंपनीज में काम कर रहे हैं, दे शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस, ठीक है। तो मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था 2022 में। मेरा फ़ेज़ 1 क्लियर हुआ था, फ़ेज़ 2 नहीं हुआ था बिकॉज मुझे आइडिया नहीं था इतना। बट अगर आप अच्छी तरह मेहनत करते हैं आपके चांसेस हैं। आप इस चीज़ पर मत बैठिए कि वैकेंसीज़ बहुत कम हैं। अपना ज़रूर ट्राई दें। वैकेंसीज ठीक आई हैं कंपेयर टू लास्ट टाइम, कंपेयर टू कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है उस हिसाब से काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। और इतनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना एक सेंस ऑफ एक ग्रेट अचीवमेंट है आपके लिए, अगर आप इसमें हो जाते हैं सिलेक्ट, ठीक है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सबको। और याद रखिए 6 अगस्त लास्ट डेट है अप्लाई करने की, उससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया चांस है, इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो कोई भी डाउट होगा मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो थैंक यू एवरीवन।